नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है मैथमेटिकल एबिलिटी से संबंधित, जिसमें हमें इस दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या इस समीकरण को हल करके ज्ञात करनी है। आइए शुरू करते हैं। इस समीकरण में हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ मान पहले से दिए हुए हैं, उन्हीं का ध्यान रखते हुए हमें इस समीकरण को हल करना है। क्या कहा गया है हमें? यदि गुणे का अर्थ है घटाना, मतलब जहाँ पे भी समीकरण में गुणे का चिन्ह आ रहा है हमें वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है, और प्लस का अर्थ है भाग देना, मतलब जहाँ पे भी प्लस का चिन्ह आ रहा है वहाँ पे हमें भाग देना है। और इसी प्रकार माइनस का अर्थ है प्लस करना, मतलब जहाँ पे घटाने का चिन्ह है माइनस का है वहाँ पे हमें गुणे का चिन्ह लगाना है, माफ़ कीजिएगा। और गुणा हो गया, प्लस हो गया, और हाँ, भाग देने का अर्थ है प्लस करना। भाग देने का अर्थ है प्लस करना। ये चारों चिन्ह हमें प्रतिस्थापित करना है और समीकरण को हल करना है। तो हमें समीकरण में क्या कहा गया है? हमें कहा गया है 8 भागित 2 माइनस 25 धन 30 गुणित 3। अब इन चिन्हों को प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण कैसा बन जाएगा? ये इस प्रकार बन जाएगा। 8 भागित की जगह हमको क्या रखना है? भाग की जगह क्या रखना है? प्लस का चिन्ह रखना है, प्लस 2। माइनस की जगह हमको क्या रखना है? माइनस की जगह हमको रखना है गुणा। 25 प्लस की जगह हमको क्या रखना है? प्लस की जगह हमको रखना है भाग। फिर 10 और गुणे की जगह हमको क्या रखना है? -3। अब इस समीकरण को हल करेंगे। तो जब भी इस प्रकार के समीकरण आए जिसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ हो, तो हम कौन से वाले रूल को फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं BODMAS को, BODMAS। सो बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट ओपन करना, या ब्रैकेट को अगर दिया हुआ है समीकरण में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। फिर होता है ओ मतलब ऑफ वाला अगर लिखा हो या का लिखा हो तो हमको सबसे पहले वो हल करना रहता है। फिर है डी से डिवीज़न पहले करना है। फिर है एम से मल्टीप्लिकेशन फिर करना है। फिर करना है एडिशन, और सबसे आखिर में करना है सब्सट्रैक्शन। तो अब इस समीकरण को देखें तो हमें कोष्टक कहीं भी नहीं दिया हुआ है, हमें डिवीज़न दिया हुआ है डी। तो डिवीज़न जहाँ दिया हुआ है हम उसे हल कर लेते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो ये कैसा दिया हुआ है? 25 में 10 का भाग दिया गया है, तो ये पूर्ण भाग तो जाएगा नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 धन 2 गुणित 25 बटे में 10। इस प्रकार से इस समीकरण को लिखा जा सकता है -3। अब क्या करना है? अब हमें डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हल करना है। तो मल्टीप्लिकेशन किस किस के बीच में हो रहा है? 2 और 25 बटे 10 के बीच में। बस इसको हल कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5m 25। तो अब हमारे पास क्या समीकरण बचता है? अब हमारे पास बचता है 8 धन, यहाँ पे कितना बचा? 5 -3। मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको क्या करना है? एडिशन करना है। तो 8 और 5 जोड़ा तो कितना हो जाता है? 13, और उसमें से 3 घटाया तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, 10। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमें इस पैटर्न को स्टडी करना है। इन दोनों लेटर्स के समूहों को के बीच में जो पैटर्न है उसको स्टडी करना है, और उसी जो लॉजिक ये दोनों आपस में फॉलो कर रहे हैं उसी लॉजिक से हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला समूह ज्ञात करना है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है HOPE, और उसके सामने अनुपात में कौन सी संख्या दी हुई है? कौन सा लेटर का समूह दिया हुआ है? IPQF। तो ये इस संख्या समूह से इसकी प्राप्ति कैसे हुई है हमको देखना है। तो देखें, पहले इसमें भी 4 लेटर है HOPE, और इसमें भी 4 लेटर है। तो पहले लेटर में क्या दिया हुआ है? H, और इसके बाद दूसरे समूह में पहला लेटर क्या है? I। अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं कि H के बाद I आता है,
मतलब यहाँ से यहाँ जब आए हैं तो +1 हुआ है। इसी प्रकार ओ के बाद पी दिया हुआ है, तो ओ के बाद पी आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स में। पी के बाद क्यू आता है, मतलब यहाँ पे भी एक संख्या आगे बढ़े, +1 हुआ है। और ई के बाद एफ आता है, मतलब यहाँ पे भी एक संख्या आगे बढ़े, +1 हुआ है। तो जितने भी लेटर्स थे उनसे हम एक एक लेटर आगे बढ़े हुए, +1 किया है। तो इसी प्रकार जो पहला हमें शब्द दिया वो क्या दिया हुआ है, MOLTU। तो M में अगर +1 कर दें, मतलब M के बाद कौन सा लेटर आता है, M के बाद आता है N। O के बाद कौन सा लेटर आता है, O के बाद लेटर आता है P, अगर एक लेटर आगे बढ़े तो। L के बाद कौन सा लेटर आता है, L के बाद लेटर आता है M। T के बाद कौन सा आता है, T के बाद आता है U। और W के बाद U के बाद आता है V। तो ये हो जाएगा कौन सा शब्द समूह बन रहा है, ये NPMUV। NPMUV ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें बेजोड़ ज्ञात करना है, मतलब ऑड संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में हमें 4 संख्याएं दी हुई है, जिसमें से 3 एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रही है और एक उनमें से अलग है। हमको वही संख्या ढूंढनी है हमारे उत्तर के रूप में। तो इन संख्याओं को अगर हम गौर से देखें तो हमें एक इनका लॉजिक ढूंढना है। पहले में दिया हुआ है 145, दूसरे में 325, 425 और 235। ये संख्याएं किसी का भी पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं है। अब हम इन संख्याओं को अगर जोड़ लें आपस में, मतलब कि जैसे 145 को हम अगर जोड़ें तो ये क्या होता है, 145 के संख्याओं को जोड़ें, अंकों को जोड़ें तो 1 धन 4 धन 5, ये कितना होता है आपस में, 4 और 1 5 और 5 10। इसी प्रकार अगर 325 को हम ऐसे लिखते हैं 3 धन 2 धन 5, तो ये भी होता है 10। इसी प्रकार 425 को हम लिखें 4 धन 2 धन 5, तो ये कितना होता है, 4 और 2 6 और 5 11। और आखिरी वाली संख्या है 2 3 5, अगर हम इसको 2 धन 3 धन 5 करें तो ये कितना होता है 10। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग है 11 और बाकी के तीनों संख्याओं के अंकों का योग है 10। ये संबंध है इनमें। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें संख्या के अंकों का योग यहाँ पे 11 है, बाकी सब में 10 है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा डायरेक्शन से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है अनुष्का बिंदु L से शुरू करती है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती है और फिर वह बिंदु M तक 5 मीटर तक एक और बाईं ओर मुड़ती है। वह अपने शुरुआती बिंदु L से कितनी दूर है। डायरेक्शन से संबंधित सवाल है। डायरेक्शन से संबंधित सब भी सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन का चार्ट बनाते हैं एक प्लस के साइन के रूप में। तो इसमें इस तरफ कौन सी दिशा होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत साउथ या दक्षिण दिशा होती है। राइट हैंड साइड में ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। हमसे क्या कहा गया है, अनुष्का ने एक बिंदु L से शुरुआत करी और उत्तर की ओर 10 मीटर चली। तो मान लेते हैं कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बिंदु L जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब उसने शुरुआत करी और कैसे चली, उत्तर की ओर 10 मीटर चली। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये 10 मीटर की दूरी है। इस बिंदु पे पहुँचती है वो कितनी दूरी तय करके, 10 मीटर की दूरी तय करके। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। यहाँ पे आने के बाद दाईं ओर मुड़ेगी, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ेगी। दाईं ओर मुड़ती है तो कितना चलती है, 5 मीटर चलती है। यहाँ पे आने के बाद इतनी दूरी तय करती है 5 मीटर, मान लेते हैं 5 मीटर की दूरी यहाँ खत्म होती है इस बिंदु पे। उसके बाद क्या कहा है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। जब वो इस दिशा में होती है तो उसका बायां किस तरफ आएगा, नॉर्थ की तरफ आएगा। तो कितना चलती है,
10 मीटर फिर से चलती है, तो यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय करी, 10 मीटर की दूरी फिर से तय करी। और मान लेते हैं कि ये बिंदु है। उसके बाद क्या कहा गया है, और फिर वह बिंदु M तक 5 मीटर की दूरी पर एक और बाईं ओर मुड़ती, एक बार और बाईं ओर इस बिंदु पे आने के बाद मुड़ती और 5 मीटर की दूरी तय करती तथा बिंदु M पे पहुंचती। इस बिंदु पे, जिसको M कहा गया है, ये एंड अंत बिंदु पे पहुंचती है। ये दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, वह अपने शुरुआती बिंदु L से कितनी दूर है। उसका एंड पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और शुरुआती बिंदु L कितना है, कहाँ, यहाँ है। तो हमको ये दूरी ज्ञात करनी है। इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये एक आयत का रूप ले लेता है। देखते हैं, जिसमें सामने की जो भुजा है वो 5 मीटर है। ये दोनों भुजाएं कौन सी, आमने सामने की 5 मीटर है, और ये वाली 10 मीटर है। तो हम जानते हैं कि इस आयत के सामने की भुजाएं बराबर होती, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये भी 10 मीटर हो जाएगी। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, तो उसकी शुरुआत से अंत की दूरी कितनी हो गई, M से लेके A तक की दूरी और A से लेके L तक की दूरी। तो M से लेके A तक की दूरी है 10 मीटर, और A से लेके L तक की भी दूरी है 10 मीटर। 10 मीटर, तो दोनों का योग कितना हो जाता है, 20 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज का प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, वो हमको ज्ञात करना है। इस श्रृंखला में दी हुई जो संख्याएं हैं वो आपस में एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है, वही पैटर्न हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं कैसी दी हुई हैं, 19, 9, 28, 37, 65। तो संख्याएं यहाँ पे एकदम से बड़ी या एकदम से छोटी नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पे हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर हम देखें इस श्रृंखला को गौर से, तो हम देखते हैं कि यदि 19 से 9 आना हो तो कितना घटाया है, -10 घटाया है। 9 से 28 आए हैं तो ये कितना बढ़ा है, 9 से 28 आए हैं तो +19 बढ़ा है, +19 हुआ है। फिर उसके बाद 28 से 37 आए हैं तो कितना बढ़ा है, ये कितना कम हुआ, कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है +9। और फिर 37 से अगर 25 जाएं तो ये फिर 37 से 65 जाएँ तो ये कितना अंतर होता है, 15 में से 7 गए तो 8, और भी जब 5, 28 का अंतर होता है। तो ये कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है पहले -10, +19, +9 और फिर 28। तो इसमें और कोई लॉजिक लगा है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, 19 और 9 को जोड़ दें तो हमको 28 मिलता है। 19 और 9 को जोड़ने पे हमको 28 ज्ञात होता है। अब अगर हम 9 और 28 को जोड़ दें, 9 और 28 को जोड़ दें तो क्या मिलता है, 37 मिलता है। तो इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है कि पिछली दो संख्याओं का योग से अगली संख्या मिल रही है। 19 और 9 को जोड़ने से 28 मिला, 9 और 28 को जोड़ने से 37 मिला, और 28 और 37 को जोड़ा तो क्या मिलता है, हमें 65 मिलता है। तो पिछली दो संख्याओं के योग से हमें अगली संख्या मिल रही है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या उत्तर आ जाएगा, 37 और 65 का योग। 37 में अगर 65 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 7 और 5 12 की 2 हासिल का आया है, 6 और 4 10, 102। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। इसमें क्या हुआ है कि पिछली दो संख्याओं के योग से हमें नेक्स्ट संख्या मिल रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें हमसे कहा गया है कूट भाषा में कोडिंग लैंग्वेज में गम को 49441169 कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में वैक्स को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमसे किसी अंग्रेजी के लेटर्स या अंग्रेजी के शब्दों का एक नंबर्स के रूप में कोड किया जाता है, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि वर्णमाला अंग्रेजी की जो होती है उसमें 26 लेटर होते हैं और हर एक की प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कैसे होती है, A B C D
इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो आखिरी में होता है एक्स वाई जेड। तो ए पहले स्थान पे आता है, तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, और इसी प्रकार एक्स के लिए 24, वाई के लिए 25 और जेड के लिए 26। बीच वाली सब संख्याओं का भी अपना अपना मान होता है। या तो इसे इस तरीके से कोडित किया जा सकता है, दूसरे तरीके से कैसे कोडित किया जाता है, अगर हम z को 1 बोलें, y को 2 बोलें और x को 3 बोलें, तो अंत में ये कितना हो जाएगा, d बराबर 23, c बराबर 22, b बराबर 23, b बराबर 24, b बराबर 25 और a बराबर 26। इस तरीके से अगर हम राइट से लेफ्ट चलेंगे तो इसे इस प्रकार से कोडित किया जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है गम को इतनी बड़ी लेटर के रूप में, इतनी बड़ी संख्या के रूप में कोडबद्ध किया है। तो हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पहला है जी, उसके बाद है यू और उसके बाद है एम। तो अगर हम राइट से लेफ्ट चलें तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी, 4 के लिए 5 6 7, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। और अगर मैं 7 का वर्ग कर दूं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या दी हुई है तो वर्ग से हमें उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। अगर मैं 7 का वर्ग कर दूं तो क्या होता है, 7 गुणित 7 बराबर 49। तो यहाँ पे पहले संख्या का पहले 2 अंक प्राप्त हो गए। यू के लिए यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 होती है। और 21 का वर्ग करने पे क्या मिलता है हमको, 21 गुणा 21 बराबर 441। और m की प्लेस वैल्यू होती है 13, तो 13 का वर्ग करने पे क्या मिलता है, 169। और इन तीनों संख्याओं को पास में लिखने पे क्या मिल रहा है हमें, 49441169। मतलब कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसका वर्ग करके जो संख्या प्राप्त हो रही है उनको पास पास में लिखा हुआ है। GUM 7 21 13, 7 का वर्ग है 49, 21 का वर्ग है 441, ये 441 और 13 का वर्ग है 169। तो इसी प्रकार वैक्स का क्या होगा, वैक्स का हम ज्ञात करते हैं। वैक्स में W की प्लेस वैल्यू होती है WXYZ। यहाँ पे अगर हम W लिखें तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 23, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 23। A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और X की प्लेस वैल्यू होती है 24। बस अब इसको हमको हल करना है। तो 23 का वर्ग क्या होता है, हम सब जानते हैं 23 का वर्ग होता है 529। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, और 24 का वर्ग क्या हो जाएगा 576। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 5291576। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें एक सीरीज दी हुई है जिसमें कुछ अक्षरों के समूह दिए हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समूह दिए हुए हैं। उसी को हमको और आपस में वो किसी विशेष रूल से या किसी लॉजिक से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी लॉजिक को हमको स्टडी करना है और ऑप्शंस में से हमारा उत्तर ढूंढना है। तो पहले दिया हुआ है BOP, फिर दिया हुआ है DPN, फिर दिया हुआ है FQL और उसके बाद है HRJ। तो BOP और उसके बाद दिया हुआ है DPN। देखते हैं इनमें आपस में क्या संबंध है। B से अगर D तक आना है तो हमको क्या करना पड़ता है, BCD, मतलब 2 स्थान आगे बढ़े हम। O से लेके अगर P तक आए तो हम कितने स्थान बढ़े, O के बाद P आता है, हम जानते हैं 1 स्थान आगे बढ़े। और P से लेके अगर N तक आना है, मतलब हम क्या हुआ, कैसे होती है अंग्रेजी वर्णमाला, MNOP। NOP मतलब N के 2 संख्याओं के बाद P आता है, तो P की 2 संख्याओं के पहले N आएगा, मतलब यहाँ पे -2 हुआ है। अब अगर अगला समूह देखें तो क्या हुआ है, FQL। तो D से लेके F तक आने के वाले DEF +2। P के बाद Q करना हो तो क्या हुआ, +1। और LMNOP होता है, LMN मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है, -2 हुआ है। N के 2 स्थान पहले L आता है। और आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है हमें,
आर जे, एफ जी एच, यहाँ पे प्लस 2 स्थान आगे बढ़े, क्यू के बाद आर आता है मतलब ये +1, और एल के बाद जे आता है मतलब जे के एल मतलब -2 हुआ है। तो क्या हो रहा है, पहले लेटर में +2 हुआ, दूसरे में +1 हुआ, और तीसरे में -1 हुआ। तो एच में अगर हम एक संख्या आगे बढ़े तो हम क्या मिलता है, एच में अगर हम 2 स्थान आगे बढ़े तो एच आई जे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पहला लेटर जे। उसी प्रकार आर से अगर एक लेटर आगे बढ़े तो क्या आता है, एस आता है, जे एस। और अगर हम जे से 2 स्थान पहले बढ़े मतलब 2 स्थान घटा दें तो एच आई जे के होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच। और तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार के समूह जब भी आते हैं दोस्तों, तो हमको यही चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जितनी भी जो लेटर्स हैं पहले तो वो बराबर होना चाहिए, जैसे प्रत्येक में 3 लेटर दिए हुए हैं, और उनका हम 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। या तो हम आपस में इनके संबंध को देखें, और अगर उससे हमको कोई ट्रिक नहीं मिल रही है तो फिर हम प्रत्येक लेटर के स्थान से, जैसे पहले को तीसरे से मिलाएंगे, पहले को पहले से मिलाएंगे, फिर इसमें पहले से मिलाएंगे, और कुछ उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से इस समूह को हल किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में वेन डायग्राम का प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित वर्गों के बीच जो सर्वोत्तम संबंध रूप दर्शाता है वो हमको वेन डायग्राम उत्तर प्राप्त करना है। काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है। हमसे कहा गया है चाइना, इंडिया और एशिया। हम जानते हैं चाइना एक देश है, भारत हमारा देश है इंडिया, और एशिया एक महाद्वीप है। तो अब हम देखें तो, और ये भी हम जानते हैं कि चाइना और इंडिया दोनों एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो एशिया महाद्वीप का अगर हम बड़ा वाला सर्कल बना दें, ये एशिया महाद्वीप है, तो उसमें काफ़ी सारे देश आते हैं, जिसमें से इंडिया एक देश है और दूसरा देश चाइना है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार का सर्कल बनेगा, बड़ा सर्कल और उसके अंदर 2 छोटे सर्कल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें थोड़ा जनरल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है और थोड़ा सा लॉजिक हमको लगाना होता है। काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन इससे हमारी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजी की वर्णमाला की अंग्रेजी के शब्दों की एक श्रृंखला दी हुई है हमें, और उस श्रृंखला में हमें रिक्त स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है, रिक्त स्थान पे आने वाले लेटर्स ज्ञात करने हैं। तो और ऐसे लेटर्स ज्ञात करने हैं जो यहाँ पे रखे जाएं, तो ये श्रृंखला एक लॉजिकल फॉर्मेशन बन जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं, हमें इसमें 2 ट्रिक लगानी होती है। पहली ट्रिक ये होती है कि हम ये देखें कि इसमें कुल लेटर्स की संख्या कितनी है रिक्त स्थानों को मिलाकर। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 लेटर दिए हुए हैं। तो इसका क्या फॉर्मेशन बनेगा, या तो 4 4 4 के 4 होंगे, या फिर 2 के 8 होंगे, या 8 के 2 होंगे। इतने बड़े, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, इतने बड़े समूह बनने की संभावना कम है। ज़्यादा संभावना ये है कि 4 बाय 4 मतलब 4 के ग्रुप में ये लेटर बने हों। पहली ट्रिक तो ये हो गई। दूसरी ट्रिक ये होती है, हम हमेशा ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लेटर्स पास पास में कहाँ दिए हुए हैं बिना किसी रिक्त स्थान के। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ZBY, यहाँ पे दिया हुआ है BY, यहाँ दिया हुआ है YA, AZ और AZB। बस इनके अब इस संबंध को हमको आपस में पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है AZB, मतलब A के बाद Z आ रहा है और Z के बाद B आ रहा है। तो Z के बाद जहाँ पे भी रिक्त स्थान है वहाँ पे हम B लिख सकते हैं। तो AZ यहाँ पे रिक्त स्थान है, AZB उसके बाद कहीं पे भी नहीं है। अब इस समूह को, बड़े समूह को, एक और बड़े समूह को देखते हैं। तो ZBY लिखा हुआ है, B के पहले Z आ रहा है और Y के पहले B आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए Y के पहले B आ गया, तो BY के पहले क्या आया, Z। इस स्थान पे हम क्या लिख देंगे, Z लिख देंगे। तो कैसे समूह बना, AZBY।
ए जेड बी वाई, चार चार के समूह बन रहे, और z के पहले a आया तो यहाँ पे भी a लिख देंगे, a z b y। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा, b के बाद y आया हुआ है हर जगह। तो किस प्रकार की श्रृंखला बनी, a z b y, a z b y, चार समूह बने, y b z a, ये हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, एक ये मैथमेटिकल ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का प्रश्न है, जिसमें हमसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। ये फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पे सवाल है, जिसमें हमें एक टेबल में संख्या दी हुई है। ऊपर वाली रो में 4 संख्याएं हैं, दूसरी प्रत्येक रो में 4 संख्याएं हैं, और 4 कॉलम हैं, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो अब इन संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं यहाँ पे ये जो संख्या आखिरी के कॉलम में दी हुई है 48 और 63, ये इन बाकी की संख्याओं की तुलना में बड़ी हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 7 6 3, उसके सामने दिया हुआ 48, यहाँ दिया हुआ है 4 9 8 और उसके सामने दिया हुआ 63। तो जब भी इस प्रकार से हो कि संख्याएं तुलनात्मक रूप से बड़ी हो, तो हमें कौन सी ट्रिक लगानी होती है, हमें मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब सबसे पहले हम पहली वाली रो को स्टडी करते हैं, 7 6 और 3, और उनके सामने दिया हुआ है 48। अब हम इन 3 संख्याओं को मिला के या इनका आपस में गुणा करके, भाग करके, जोड़ के हम 48 कैसे ला सकते हैं। अगर हम 7 में 6 का गुणा कर दें तो 7 6 42, और उसमें 3 जोड़ दें तो 45 ही मिलता है। इसी प्रकार 7 और 3 का गुणा करने पे 21 मिलता है, और 6 जोड़ने पे 27 होता है, तो भी 48 नहीं मिल रहा। और 6 और 3 का 18, और 18 में अगर 7 जोड़ दें तो भी 25 मिलता है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें आपस में तो क्या होता है, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 13 और 3, इन तीनों का योग कितना है 16, और 16 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 48 मिल सकता है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे चल सकता है कि तीनों अंकों को जोड़ा पहले और फिर उसमें 3 का गुणा किया। दूसरी रो में ये लॉजिक चल रहा है क्या, देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4 9 8, इन तीनों को जोड़ा तो क्या मिलता है हमको, 8 और 9 17 और 4 4 9 और 8 दिया हुआ है हमको, तो ये कितना होता है, 8 और 9 17 और 4 21, और 21 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो क्या होता है, 21 में 3 का गुणा करने पे 63 मिलता है। तो क्या लॉजिक लगा हुआ है कि पहले की 3 संख्याओं को जोड़ा है, तीनों अंकों को जोड़ा है और उनके योग में 3 का गुणा किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 धन 5 धन 7, तो ये कितना हो जाता है 7, और ये हो जाता है 42 14, 14 में अगर हम 3 का गुणा करें तो क्या मिलता है 42। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।